देखो कल क्या बताया था टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। यानी कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ है एल और कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करती है तो ये रॉड क्या बन जाता है, ये रॉड बन जाता है एक सेल। और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, इसकी लेंथ कितनी है l और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस रॉड, है ना। मतलब ये जब रॉड कंडक्टिंग रोड कंडक्टर से बनी हुई है, कॉपर से रोड हो सकती है, एल्युमिनियम की रोड हो सकती है ना, सिल्वर की रोड, आयरन की रोड। तो जो रोड है सेल बन जाएगा और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा BLV। यानी मान लो इसकी B की वैल्यू कुछ 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है ना, तो कुछ 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इस रोड में, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो एक सेल की तरह बिहेव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल कहाँ पर आएगा, वो कैसे पता लगेगा, तो उसका बताया था मैंने कल, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करो तो जहां थंब जाएगा वहां की तरफ क्या आएगा, हाई पोटेंशियल आएगा। V वेक्टर फिंगर्स को कहाँ रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। फर्स्ट वेक्टर कौन सा, V वेक्टर ऐसे, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स करें और सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, सेकंड वेक्टर अंदर की तरफ है, V वेक्टर प्लस V वेक्टर। तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा या हाई पोटेंशियल होगा कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, यानी ऐसे, ये वाला हाई पोटेंशियल और ये वाला लो पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह से सेल बन जाएगा। और अगर हमने इसको किसी एक्सटर्नल, मान लो किसी एक्सटर्नल बल्ब से जोड़ दिया तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट बोलेंगे इसको। ये इंड्यूस ईएमएफ आया इस सेल में और इसका इंड्यूस करंट आ जाएगा, वो आ जाएगा मतलब रेजिस्टेंस वगैरह पे I बराबर BLV अपॉन R। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो BLV इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वो इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये बताया था और इसकी पूरी डेरिवेशन बताई थी, कैसा है ये फॉर्मूला, है ना, ये सब बताया था सेल का। अब इसके दो मेन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है, रेल प्रॉब्लम नाम से क्वेश्चन है, और फिर उसके उसी क्वेश्चन का एक मतलब एक और रूप दे रखा है अपने एनसीईआरटी में और उसकी ग्राफ है। ये दो मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, वो कर लेते हैं। तो ये बताया था कल, ठीक है। अब आता है इसके क्वेश्चन पे। तो भाई रेल प्रॉब्लम मान लो कोई एक रोड है, कंडक्टिंग रोड दो, एक रोड ये अनंत तक जा रही है, इनफाइनाइट है ना, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। कंडक्टिंग रोड है पूरी, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग रोड है और मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। बाहर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं, जब से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और ये पूरे रीजन में हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लो। इतना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। ठीक है, ये रोड
इस तरह से। फिर हमने एक रोड ली ऐसे और उसको यहाँ पर रख दिया। इस रोड की लेंथ है L, इस रोड की लेंथ है L, इस रोड की लेंथ है L। ठीक है, इस रोड की लेंथ है L और v वेलोसिटी इसको चला रहे हैं, v वेलोसिटी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये रोड क्या बन जाएगा, ये वाली रोड। ये रोड ऐसे है, दिखाना फिर से पेन एक बार। ये वाली रोड मान लो ये है, ठीक है, और जो ये वाली रोड है, ये वाली वो है ये रही ऐसे, और जो ये वाली है, ये वाली रोड, ये हमने ऐसे रख दी इसके ऊपर और फिर इसको ऐसे चला रहे हैं इस रोड के ऊपर। ठीक है, तो जब चलाएंगे तो ऐसा मानेंगे कि इस रोड में और जो नीचे है वो, उनमें फ्रिक्शन नहीं है, ये आराम से मूव करे स्मूथली, है ना, स्मूथली मूव करेगा आराम से v वेलोसिटी से, कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से चलेगा जैसा भी मैंने चलाया। तो क्या होगा, क्या ये सेल बन जाएगा, सेल बन जाएगा, है ना। और मान लो इसी रोड का, इस रोड की, ये रोड कॉपर का है या किसी का है, जिसका भी है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। अच्छा पहले बताओ, ये सेल बनेगा, ये रोड सेल बनेगा, मूव करेगा, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर रोड मूव करेगा, रोड बन गया सेल, तो क्या सेल की वजह से करंट फ्लो करेगा सर्किट में, सर्किट कंप्लीट है पूरा, करंट फ्लो करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड इंड्यूस करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट इंड्यूस करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, पहला को। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आता है, तीसरे से पहले मुझे ये बात बताओ कि अगर हम फराडे लॉ से देखें, फराडे के नियम से, फराडे के नियम से अगर हम देखें, अभी ये है कंडक्टिंग कोयल, ऐसे कोयल मतलब लूप है पूरा, जैसे जैसे रोड आगे जाएगा, अभी एरिया इतना है, जैसे जैसे आगे जाए क्या एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा, कहाँ के वाला फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा फराडे लॉ से, और इंड्यूस करंट आएगा। तो जो फराडे लॉ से इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो भी इतना ही आएगा, फराडे लॉ से जो इंड्यूस करंट है वो भी इतना आएगा। हम इसको मोशनल ईएमएफ से करें चाहे फराडे लॉ से करें, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। हम कौन से तरीके से करेंगे, मोशनल ईएमएफ से, जिसको हॉल इफेक्ट बोलते हैं, कल बताया था। मोशनल ईएमएफ किसने दिया था, हॉल ने दिया था, तो हॉल इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, इस रोड में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन ये है, क्या इस रोड में भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये रोड, मान लो ये रोड है ए बी सी डी, हमें पता है सी डी रोड में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ए डी रोड में भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल। देखो पहली बात तो ये चल ही नहीं रही, ये रोड चल थोड़ी रही है, एडी वाली रोड। कौन सी रोड चल रही है यहाँ पर से, डीसी वाली रोड चल रही है ना, ये रोड तो चल ही नहीं रही, रुकी पड़ी है। और रोड का जो ईएमएफ आता है वो आता है BLV, ईएमएफ क्या आता है BLV, जब वेलोसिटी ही जीरो है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इस वाले में बताओ, इस वाले में, इसमें हेलो नमस्ते जी, हाँ 5 बजे, इसमें भी ये तो चल नहीं रही है अभी,
तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, और इस वाले में 0। और एक और याद करो, अगर चल भी रही होती तो तीन चार केस बताए थे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है। अभी क्या है, ये रोड चल रही है, इस रोड की वेलोसिटी ऐसे है, रोड की लेंथ ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऐसे, लेंथ ऐसे, परपेंडिकुलर आपस में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तब BLV आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसमें कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये तीनों केस बताए थे, तो याद रखना। ये आएगा रोड में पोटेंशियल डिफरेंस, पहली बात तो इसमें नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, केवल इस रोड में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर है। इसी रोड के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट आएगा, करंट निकालना है हमें। करंट आएगा तो भाई करंट फ्लो करेगा इस पूरे, यहाँ से जाएगा। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से आता है कि हाई पोटेंशियल यहाँ पर आता है ऊपर की तरफ, लो पोटेंशियल नीचे की तरफ आता है। तो करंट यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ से यहाँ जाके, ऐसे तो घूमेगा। तो करंट के वजह से, करंट जब घूमेगा तो वायर से, मतलब रोड से घूमेगा, कंडक्टर से घूमेगा, कंडक्टर से चलेगा, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो रेजिस्टेंस का सामना करेगा, यहाँ से आ जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से आ जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से आ जाएगा कोई रेजिस्टेंस होगा। तो पूरे लूप में रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल R या स्मॉल r, जो मानना मान लो, है ना। स्मॉल r मान लेते हैं उस रेजिस्टेंस को। उस रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। तो रेजिस्टेंस इस रोड का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ठीक है। उस पूरे को हम एक जगह मान लेते हैं, यहाँ पर पूरे का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, स्मॉल r, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को लेकर कंफ्यूजन है किसी को, रेजिस्टेंस क्यों होगा। कोई भी अगर लूप होता है ना, कोई भी अगर रोड होती है, वायर होती है, कुछ भी होती है, तो वायर की लेंथ होती है कुछ, कंडक्टिंग वायर की, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होता है, और वायर किस मटेरियल से बना है वो भी होता है, रो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उस वायर का रेजिस्टेंस बनता है। पता है फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से यहाँ जब करंट फ्लो कर रहा है तो क्या ये वायर की तरह बिहेव करेगा, रोड। क्या इसकी लेंथ है, क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या ये किसी मटेरियल से बना है, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। सिमिलरली इसका, सिमिलरली इसका, सिमिलरली इसका, और सिमिलरली इसका। तो इन सब का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ मान लिया स्मॉल r। पूरे लूप में जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल r मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा तीसरा केस आएगा, तीसरा क्वेश्चन जब आएगा जब बात करेंगे। पहले तो आप मुझे दोनों का आंसर बता दो जल्दी से, पहले और दूसरे का। लिख लो जल्दी इस क्वेश्चन और आंसर बताओ। आंसर पहले का बताओ और दूसरे का बताओ। इंड्यूस करंट की वैल्यू बतानी है। हाँ, इंड्यूस EMF की वैल्यू बतानी है और इंड्यूस करंट की वैल्यू बतानी है, होल इफेक्ट से बतानी है, उससे आसान है। मोड़ रहा है पेज, देखो। हाँ हाँ, यही आई और क्या है। बुक मिल गई तुम्हारी नितिन से? आ गया आंसर? नहीं है, यही आएगा। आ गया, दिखाओ।
हाँ यही आएगा और क्या आएगा, स्मॉल आर माना हमने रजिस्टर। देखो आसान सा है, कुछ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पर, कितना आएगा, सिंपल बी एल बी करंट आएगा, है ना, करंट आएगा। अच्छा पहले बताओ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कोई बात नहीं आएगा। कहाँ पे हाई पोटेंशियल, कहाँ पे लो पोटेंशियल? हाई तो नीचे है और लो ऊपर है। हाई नीचे, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो यहाँ आएगा हाई पोटेंशियल और यहाँ आएगा लो पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव। तो करंट फ्लो कैसे करेगा बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि हाई से करंट निकलेगा ऐसे घूमेगा। ये हमने पूरा किससे पता लगाया, हॉल इफेक्ट से। करंट फ्लो करेगा इतना, करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो आएगा बी एल वी अपॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा, कोई दिक्कत। अच्छा करंट की जो डायरेक्शन बताई है हमने, वो हमने हॉल इफेक्ट से बताई है पूरा, कि भाई हाई पोटेंशियल यहाँ आएगा, लो पोटेंशियल यहाँ आएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। एक बार फराडे लॉ से देखो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। फराडे लॉ क्या कहता है, फराडे लॉ कहता है भाई एरिया बढ़ रहा है जैसे जैसे दूर जाएगा, एरिया बढ़ रहा है, तो कहाँ वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, बाहर वाला अंदर वाला? बाहर वाला, बाहर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसा आएगा कि बाहर वाले फ्लक्स को बढ़ने से रोके। तो कैसे रोकेगा, वो खुद ऐसा करंट बनाएगा कि जिसकी वजह से कितना, कहाँ का फ्लक्स बढ़ने, अंदर, तो खुद ऐसे ही तो करंट बनाएगा। तो अगर तुम फराडे लॉ से कहोगे तो भी यही कहोगे कि करंट ऐसा आएगा, चाहे तुम फराडे लॉ से बताओ करंट की डायरेक्शन और चाहे हॉल इफेक्ट से बताओ, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। अच्छा अब एक तुम्हें थोड़ा सा चीज याद दिलाता हूँ पिछले चैप्टर की। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें नीचे की तरफ मान लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो लगता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स लगता है। आई होता है इस वायर से कितना करंट जा रहा है, एल वेक्टर होता है इस वायर की लेंथ के अलोंग हम एक वेक्टर मानते हैं, मान लो जैसे डीएल वेक्टर मान लिया, डीएल वेक्टर मान लिया, और उसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट और करंट की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, करंट की डायरेक्शन की तरफ टेंजेंट जो आएगा वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डीएल वेक्टर की। और डीएल बोलो एल वेक्टर बोलो, और मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है अंदर की तरफ, और ये एंगल होगा डीएल वेक्टर या एल वेक्टर और बी के बीच का एंगल। तो फोर्स की मेन चीज है, हमें यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ हाथ घुमाओ तो आपको पता लग जाएगा फोर्स की डायरेक्शन, जरा पता लगाओ, एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन, है ना। देखो यहाँ पर एल वेक्टर नीचे की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में एल वेक्टर समझ लो, एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, तो एल वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, पर अगर मैंने ऐसे हाथ रख रखा है तो ये ऐसे ही घूम सकता है, तो मुझे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, एल वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, एल वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हम कहाँ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, यानी कि फोर्स इस तरफ लगेगा, किस पे, करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा इस साइड। अच्छा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल होता है जहां से करंट कैरिंग वायर स्टार्ट हो रहा है,
और जहाँ पर खत्म हो रहा है उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एल। शुरुआत के पॉइंट से एंड पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बी तुम्हें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा होता है एल और बी के बीच का एंगल। एल वेक्टर किस तरफ है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो 90। दिस इज द फोर्स। अच्छा ये फोर्स आता कहाँ से, थोड़ा सा याद दिलाओ। फोर्स आता है भाई, करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, करंट की डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना। करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और करंट की डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो याद करो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगता था, कितना लगता था, एफ क्यू, चार्ज कितना है क्यू, v क्रॉस v, यही तो फोर्स लगता था। तो v ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, v क्रॉस v, फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, राइट साइड। तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो सभी पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड में फ्लो फोर्स लगेगा, और सभी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है, उसका टोटल इफेक्ट क्या है कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लग रहा है राइट साइड में, इसलिए करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस पर फोर्स लग रहा है, उस वजह से किस पर फोर्स लग रहा है, वायर पे फोर्स लग रहा है। अब बताओ यहाँ पे आ जाओ, ये हमारी वायर है CD या DC, जो भी वायर है, इस पर क्या करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, यस सर। तो क्या फोर्स लगेगा, बाहर मैग्नेट फील्ड भी है, यहाँ पे करंट भी चल रहा है, तो फोर्स लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन यही है, थर्ड क्वेश्चन क्या है वो तो अलग क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन तो पहले बताओ फोर्स कितना लगेगा इस पे। हाँ चलो ये यही बना लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन रोड, और रोड का मतलब यही वाला रोड जो मूव कर रहा है, CD रोड। IVB, बोलो थर्ड का आंसर क्या आएगा, बोलो। ये रोड है करंट कैरिंग वायर वाला, ILB, कितना फोर्स लगता है, ILB साइन थीटा। तो I कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, लेंथ इसकी L है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो फोर्स लगेगा ILB साइन थीटा। और थीटा क्या होगा, थीटा होता है L और B के बीच का एंगल। बताओ 90 डिग्री, L कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ मान लो करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल, 90 तो ILB साइन 90। कितना पता लग गया फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट, बताओ लेफ्ट साइड, बोलो। अरे बोलिए, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, आगे तरफ, बाहर की तरफ, फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड, यहाँ की तरफ, है ना। करंट की डायरेक्शन ये देखो, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, IL क्रॉस B, फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोलो ILB sin 90। I is the induced current flowing in the rod, L is the length of the rod, B is the magnetic field जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ जो जा रहा है, और 90 इज द एंगल बिटवीन L और B, उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो हो जाएगा ILB sin 90 यानी 1, तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो लेंज लॉ का कितना अच्छा वो है, कितना अच्छा यहाँ पर एग्जांपल है लेंज लॉ का। लेंज कहता है कि जो करंट आता है ना, वो करंट फ्री में नहीं आता, मतलब ये जो करंट आया है वो करंट ऐसा आएगा कि अपने ही आने का अपोज करेगा। क्यों आ रहा है करंट, क्योंकि रोड मूव कर रहा है, रोड मूव कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है,
अरे रोड जब मूव करेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर क्या बोलते हैं उस वजह से ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ करंट आएगा। लेकिन करंट ऐसा आ रहा है जो उस फ्लक्स के बढ़ने को अपोज कर रहा है। हम देखो करंट ऐसा आया, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स बना वो किस तरफ बना, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में रोड मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन रोड मूव करने की वजह से एरिया बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा आया कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, मतलब जो हमने फोर्स, मान लो हमने फोर्स दिया इसको, तब जाके मूव करा आगे की तरफ। तो जितना फोर्स हमने दिया, हमने एनर्जी दी अपनी, जितना फोर्स हमने दिया उस हिसाब से इसके अंदर करंट आ जाएगा, और वो करंट ऐसा आएगा कि उस वेलोसिटी को जीरो कर देगा ये मैग्नेटिक फोर्स, और थोड़ा सा मूव करके रुक जाएगा ये रोड। ऐसा नहीं अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं हमने एक बार धक्का दे दिया और ये चलता जा रहा है लगातार करंट मिलता जा रहा है। अरे करंट मिल रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, फ्री में थोड़ी मिलेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पे तो हमने थोड़ी सी एनर्जी दी इसको चलाने में, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिल रही है एनर्जी? तो कुछ तो एक्सटर्नल सोर्स हो जहाँ से एनर्जी मिल रही है। तो हमने तो थोड़ी सी एनर्जी दी इसको चलाने में, तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आ जा रहा है लेफ्ट की तरफ कि थोड़ी देर बाद चलाते इसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो चला है, तो उस चलने में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली है। उस एनर्जी का सोर्स क्या है कि हमने जो फोर्स दिया था इसको चलाने के लिए, हमने जो एनर्जी दी थी इसको चलाने के लिए, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक चला था तो जो एनर्जी मिली थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हमने फोर्स जो दिया था इसको चलाने में, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन हमें अगर लगातार एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लगातार फोर्स देते रहना पड़ेगा, लगातार फोर्स देते रहना पड़ेगा। हम जो लगातार फोर्स देते रहेंगे, लगातार हम एनर्जी देते रहेंगे, तो वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती जाएगी, इलेक्ट्रिक। हम जो मैकेनिकल एनर्जी देते रहेंगे वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थे फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन रोड। फोर्थ क्वेश्चन है कि हम कितना एक्सटर्नल फोर्स दें ताकि ये इसी वेलोसिटी से लगातार चलता रहे। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर रुक जाएगी क्योंकि ये वाला फोर्स लगने लग गया इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन रोड so that it can move with uniform velocity, लिख लो, with uniform velocity v। इसी v वेलोसिटी से लगातार चलता रहे, रुके ना, ये रुक जाएगा तो फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, तो ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी अगर लगातार चाहिए तो भाई इसको लगातार चलते रहना पड़ेगा। तो बताओ फोर्थ का क्या आंसर आएगा, कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं हम, IVB। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इतना ही जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ इसको रोकने के लिए, तो हम 10 न्यूटन आगे की तरफ लगा दें तो क्या होगा, दो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अरे फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, जितनी वेलोसिटी से चल रहा था उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो हम तो यही चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगा दो। तो 10 न्यूटन अंदर की तरफ मान लो, तो बाहर की तरफ 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी सेम। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, बोलो, ILB, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा।
तो समझ आ रही है बात क्या चल रहा है? हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? मैग्नेटिक फोर्स कितना आया था? आई एल बी। इसको हम थोड़ा और लिख सकते हैं ओपन करके। आई की वैल्यू क्या है? बी एल वी अपॉन आर। तो इसको रखो यहाँ पे, क्या बनेगा? बी एल वी अपॉन आर इंटू में एल इंटू में बी, तो बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा बताओ? एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। वी क्या है? कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इस वायर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है क्योंकि करंट पूरे में फ्लो कर रहा है, ऐसे यहाँ से जाके यहाँ पूरे में फ्लो कर रहा है, उस पूरे का रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया। एनसीईआरटी में ये कहा हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस 0 है, और उसने कहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस इस रॉड का है। ठीक है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रेजिस्टेंस को क्या माना है? 0, और सिर्फ इस रॉड का रेजिस्टेंस R है, उसको हमने यहाँ रख दिया, यहाँ दिखा दिया ना, वरना यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा अगर हम यहीं रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो, इस वजह से। अच्छा, क्यों करा ऐसा? उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अभी रोड यहाँ पर है, जब रोड मूव करके आगे जाएगी, जब रोड मान लो यहाँ पहुँच गई, तो क्या ये लेंथ बढ़ जाएगी? क्या ये लेंथ भी बढ़ जाएगी? तो क्या रेजिस्टेंस भी चेंज होगा टाइम के साथ? तो और क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस रेजिस्टेंस को मानो 0 तुम, और सिर्फ इस रोड का रेजिस्टेंस मान लो R, और वो R यहाँ ना रख के यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने बैटरी भी लगा रखी है, फोर्स भी दिखा रखा, सब दिखा रखा, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए हमने रेजिस्टेंस को यहाँ दिखाया। ठीक है, ये आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। अब यहीं पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो बन जाएगा पूरा। लिख लिया आपने क्वेश्चन और आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड। कितनी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है? यहाँ पर करंट आ रहा है तो उसकी वजह से पावर मिल रही है हमें, तो कितनी इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है, ये लिख लिया आंसर? बता दे तो तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाते हैं, थोड़ा सा। क्या, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, R रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता था कि जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो ये बल्ब है, तो बल्ब में कितनी पावर मिल रही है, बल्ब को कितनी पावर मिल रही है इस बैटरी से, तो उसका फॉर्मूला होता था I² R। एक और फॉर्मूला होता था, अगर वो 20 वोल्टेज की बैटरी है तो V² R, है ना, रेजिस्टेंस में स्मॉल r मेरा, और एक और फॉर्मूला होता था V इंटू में I। ये 3 फॉर्मूले होते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये रही बैटरी, ये रहा रेजिस्टेंस, ये बैटरी से करंट मिल रहा है, तो करंट से यहाँ पर पावर मिल रही है, तो कितनी पावर मिल रही है ये निकालना है। तो 5th का आंसर क्या आएगा? 5th का आंसर आएगा पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड। तो कितनी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड, बोलो I² R कर लो, चाहे VI कर लो, चाहे फिर
वी स्क्वायर बाय आर कर लो, तीनों फॉर्मूले सेम आंसर ये आएगा। तो लिखेंगे भी कुछ हाँ हाँ ई के लिखेंगे। आई क्या है बताओ? करंट तेरा बी एल बी अपॉन आर। तो रखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा? और इंटू आर, आर से आर चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द पावर जनरेटेड, दिस इज द पावर जनरेटेड। जो हमारे रेजिस्टेंस है उसको इतनी पावर मिल रही है, पावर का मतलब कितनी एनर्जी मिल रही है पर सेकंड, तो हर सेकंड इतनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर। अच्छा दूसरा वाले फॉर्मूले से करके चेक कर लो, क्या यही आ रहा है क्या? चेक करो पावर, इसको बोलेंगे आउटपुट पावर, इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट पावर, आउटपुट हो रही है बाहर की तरफ हमें मिल रही है पावर आउटपुट। बोलो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर बाय आर, वी यहाँ पर क्या है? ई स्क्वायर बाय आर, ई कितना है? बी एल वी अपॉन आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। बोलो कहाँ गया? ये तो बी एल बी सॉरी सॉरी, हाँ ई बी एल बी है, तो ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर एल, बी एल बी का स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या आंसर आएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम ही आंसर है ना? अच्छा तीसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला है तीसरा? वी आई, वी की जगह ई आई, ई कितना है? बी एल और ये कितना है? बी एल बी अपॉन आर। कोई से भी लगा लो आंसर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट पावर, सॉरी आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है? मतलब कहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है? एक्सटर्नल फोर्स लगातार दे रहे हैं इसको, एक्चुअल में ये फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क कराना पड़ रहा है, तो ये वर्क डन हम जो करते जा रहे हैं, ये एनर्जी इसमें हमें हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने जो एनर्जी खाना खाया है, एटीपी वगैरह बनी है, तो उस एटीपी की हेल्प से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो एनर्जी मिल रही है इस सिस्टम को, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लिख लो, लिख लिया हो तो लास्ट क्वेश्चन बनेगा सिक्स्थ क्वेश्चन आएगा, फाइंड इनपुट पावर। या पावर गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना पावर दिया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना पावर दिया जा रहा है, निकालो। क्या फॉर्मूला होता है? हाँ पावर का होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। और पावर जनरेट कितनी हो रही है? इलेक्ट्रिक, मतलब इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो जैसे इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है लिख लिया क्वेश्चन, तो कर देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? पावर गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो पावर होती है वो होती है पावर इनपुट बोलते हैं इसको। हमने कितनी इनपुट पावर दी? पावर क्या होता है? पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम फोर्स है, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कहाँ से आया वो बता देंगे। फोर्स किस तरफ? इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, तो एफ का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल। एंगल कितना है दोनों के बीच का? 0। बताओ एक्सटर्नल फोर्स की पावर निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना दे रहे हैं हम? कितना आया था? लिखवाया था तुम्हें, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। और जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से चल रहा है रोड? v से, तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी आई है? इतनी।
और आउटपुट पावर कितनी आई है जो एनर्जी के रूप में इतनी आई है, मतलब जितनी हमने एनर्जी दी है एक्सटर्नल फोर्स लगा के वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाइए इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दिस इज पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, पावर इनपुट बराबर पावर का मतलब होता है एनर्जी गिवन पर सेकंड। तो जितनी एनर्जी हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं हर सेकंड और उतनी एनर्जी आउटपुट में मिल रही है हर सेकंड। दिस इज पावर इनपुट बराबर। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये थोड़ा सा देख लो। पावर का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स अपॉन टाइम। डी एक्स चलने में मान लो डी टी टाइम लगा। ठीक है, उस डी एक्स चलने में हमने माना है फोर्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स लगा है। ये फॉर्मूला होता है जब फोर्स अलग अलग होता है, इस डी एक्स के लिए अलग फोर्स, अलग डी एक्स के लिए अलग फोर्स। तो ऐसे केस में हम एक डी एक्स मान लेते हैं और मानते हैं कि जब वो डी एक्स मूव करा उस डी एक्स के मूव करने के दौरान जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट लगा है, सेम लगा है। तो फोर्स तो कांस्टेंट है एफ डॉट, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी। दिस इज एफ डॉट बी। ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हो गया, लिख लिया सारा। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको रेल प्रॉब्लम पूरी बताई गई है और बोर्ड के हिसाब से बताइए इतना ही बहुत। अब एक और क्वेश्चन है ऐसा ही बिल्कुल सेम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिखाना एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 6.8। यही रेल है, और एक रोड है, तो वही रोड की लेंथ ये दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है एल, तो ऑफ कोर्स रोड की लेंथ भी उतनी है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ x इक्वल टू 0, तो यहाँ दिया हुआ x इक्वल टू बी, और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है बाहर की तरफ। और कहाँ तक मौजूद है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू बी तक। और ये रॉड क्या है मूव करती है। सब शुरुआत में रोड यहाँ थी x इक्वल टू 0 पर, मूव करके पहुंची x इक्वल टू बी तक, फिर मूव करके पहुंचे x इक्वल टू 2b तक, फिर 2b से मूव करके पहुंचे x इक्वल टू b तक, फिर वापस आई यहाँ तक। तो इसने पूरी जर्नी करी है, यहाँ से यहाँ पहुंची है, गई 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 यहाँ पहुंची और फिर वापस आई है ये रोड। और कितनी वेलोसिटी से चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ रहा होगा, है ना, जब जब जरूरत हुई इसको v वेलोसिटी से चलाने के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ा होगा। क्वेश्चन है पहला, फ्लक्स निकालो, फैराडे लॉ से कराने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है ईएमएफ निकालो। तीसरा है फोर्स निकालो। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, नहीं मैग्नेटिक फोर्स निकालो, बात वही है।
ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप, हाँ तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट है पावर निकालो, जूल्स हीटिंग लॉस वाला पावर, मतलब पावर आउटपुट। ये चारों निकालने हैं और इन चारों का ग्राफ बनाना है। चारों का क्या बनाना है, ग्राफ। ये है क्वेश्चन, ठीक है। कौन से तरीके से करें, फराडे लॉ से करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो फराडे लॉ का ही है। फ्लक्स बताओ, पहला क्वेश्चन, फ्लक्स, फ्लक्स निकालना किसी भी टाइम टी पर, टी इक्वल टू 0 पर यहां पर है, तुम बता सकते हो कितने टाइम पे यहां पहुंच जाएगी। फॉर्मूला बताता हूं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। v अपॉन v। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, v, और कितनी स्पीड से चल रही है, v। तो v अपॉन v कितने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगी, है ना। जब यहां पर है शुरुआत में फ्लक्स कितना है, 0, और बढ़ते 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 क्या यहाँ तक मैक्सिमम फ्लक्स बढ़ेगा, बताओ। तो किसी भी टाइम t पर, मान लो यहाँ पर कोई टाइम t है, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पहुंचने में, यहाँ पे पहुंचने, ठीक है। यहाँ बताओ यहाँ कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, 2b अपॉन v। 2b अपॉन v, ये तो जाने में टाइम है। जब लौट के आएगा, जब यहाँ पहुंचेगा वापस, तो कितना टाइम लगेगा, b अपॉन v। मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे 10 सेकंड, यहाँ तक पहुंचने में और 10 सेकंड, यानी 20 सेकंड हो गए। जब वापस आएगा तो यहाँ पर कितने सेकंड हो जाएंगे, 10 और हो जाएंगे, यानी 30 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना, 2b डिस्टेंस चला, जब वापस आए तो क्या b और चला, 3b डिस्टेंस चल गया, तो कितना जाएगा, 3b अपॉन v। और जब वापस आएगा यहाँ पहुंचेगा 4b अपॉन v। 2b जाने का 2b आने का, 4b अपॉन v, ये होगा टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो फ्लक्स कब तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स 0 नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। मान लो जब रोड यहाँ पहुंच जाएगी तो क्या फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जितना ज्यादा, मान लो इसमें 100 फील्ड लाइन्स है, तो क्या 100 फील्ड लाइन्स पहुंच, शुरुआत में ये है, अभी 50 फील्ड लाइन्स है, शुरुआत में यहाँ था, मान रोड 20 फील्ड लाइन्स थी, रोड यहाँ पहुंचा 50 फील्ड लाइन्स हुई, रोड यहाँ पहुंचा 100 फील्ड लाइन्स हो गई जो इसके अंदर से क्रॉस कर रही हैं। अब रोड यहाँ पहुंचा, कितनी फील्ड लाइन्स है, 100 ही है ना, कम थोड़ी हो गई, जब ना बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं फील्ड लाइन्स, तो नहीं है तो 100 ही रहेगी। तो यहाँ से जब यहाँ तक रहेगा तो बताओ फ्लक्स सेम रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा फ्लक्स, यहाँ से यहाँ तक भी सेम रहेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, और फिर यहाँ से यहाँ घटेगा। तो ग्राफ का आइडिया क्या लग रहा है तुम्हें, पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा, है ना। तो ऐसे लगेगा। मैथमेटिकली देखना चाहो तो देख सकते हो। मैथमेटिकली मान लो किसी डिस्टेंस x पर, किसी डिस्टेंस x पे फ्लक्स कितना है, फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो है b, एरिया कितना है यहाँ पर, जब यहाँ पर है इस वाला एरिया है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है l, ब्रेड्थ कितनी है x, ठीक है, और कॉस एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ मान लें, दो होते हैं एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मान लें, तो cos 0, इसको हटा ही दो, cos 0, तो ये हो गया फ्लक्स। जैसे देखो b तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रोड भी कांस्टेंट है, अब जैसे जैसे रोड आगे बढ़ रही है क्या ये x बढ़ रहा है,
तो एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, Yes sir. है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स अच्छा, तो हम फ्लक्स को हम कह सकते हैं बी एल एक्स। कहाँ से कहाँ तक? जब एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स है 0 से लेके बी तक, ये रहा बी, ये रहा बी। तो बी से कम है या बी के इक्वल है और एक्स 0 है या एक्स से बड़ा है, तो फ्लक्स रहेगा ये, ठीक है। अब बताओ, जब बी से 2b तक जाएगा तो फ्लक्स कितना रहेगा? बताओ। जब यहाँ पहुंच जाएगा रोड तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ये हो जाएगा फ्लक्स, बोलो बी एल एक्स कितना हो जाएगा जब ये रोड यहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे तो बी हो जाएगा, ये वाला एक्स कितना पहुंच जाएगा यहाँ पे? वो एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी नहीं, बी हो जाएगा। मान लो रोड यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ रोड पहुंच गया तो कितना फ्लक्स हो जाएगा? बी इंटू ए और 0, बी इंटू ए कितना हो जाएगा? एरिया, एरिया है लेंथ, एल इंटू, ये पूरा एरिया आ जाएगा ये, बताओ यस सर, एल इंटू बी, एरिया कितना हो जाएगा? ये लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बी, अरे बी है ना, 0 से लेके बी 10 मीटर मान लो, तो 10 है। शुरुआत में 5 था, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हो गया। 10 का मतलब कितना है यहाँ पे? बी, तो कितना हो जाएगा? बी एल बी। अरे यही तो है, यस सर, बोलो। तो ये हो जाएगा बी एल बी फ्लक्स। तब एक्स जब कहाँ पर पहुंचेगा? बी पर, बी पर, और जब एक्स बी से लेके 2b तक जाएगा तो फ्लक्स सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, और क्या इतना ही रहेगा? यस सर, अरे इतना ही फ्लक्स रहेगा ना, यही तो है एल इंटू बी। एल इंटू बी ये पूरा आ जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एल इंटू बी। इतने एरिया में फ्लक्स है। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एरिया ऑफ फ्लक्स जो है, जिसमें जो एरिया में फ्लक्स है वो चेंज थोड़ी हो रहा है, वो तो इतना ही है। चाहे रोड यहाँ आ गई हो, लेकिन एरिया जिसमें फ्लक्स है वो तो इतना ही है, एल इंटू बी तो रहेगा। कब तक रहेगा बताओ? एक्स कहाँ से कहाँ तक यही इतना फ्लक्स रहेगा? जब एक्स बी से टू बी तक। जब बी से 2b जाएगा तो भी इतना फ्लक्स, और 2b से वापस आएगा तो भी इतना फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं 2b से b तक, 2b से b तक फ्लक्स इतना ही रहेगा, सेम रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तीसरा बताओ, तीसरे वाले में जब वापस आएगा, आते आते मान लो यहाँ पर आ गया, तो क्या फिर से फ्लक्स इतना ही हो जाएगा बी एल यस एक्स? सर, और इस बार एक्स घट रहा है, इस बार एक्स घट रहा है, वही आएगा 0 से ले बी। इसमें एक्स बढ़ रहा है, 0 से ले बी जा रहा है, 0 से लेके बी जा रहा है, और इस वाले में घट रहा है, बी से 0 पर आ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा फ्लक्स का? तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये है बी, ये है 0 और यहाँ मान लो एक्स, ये है बी, ये हो गया 2b, ये हो गया 3b बोले, क्या बोले, b बोल दे। अरे 2b करके वापस b पर आ गया, b पर, और फिर किस पर आ गया? 0 पर। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है, चलो। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम कितना होगा? फ्लक्स मैक्सिमम बी एल बी, ये होगा मैक्सिमम। मान लो ये है, ये फ्लक्स है, इस y एक्सिस पर हमने फ्लक्स माना है, x एक्सिस पर हमने x को माना है। वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस साइड, इस साइड से कितना डिस्टेंस है। तो दिस इज फ्लक्स, और फ्लक्स का दिस इज फ्लक्स, और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बी एल बी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव हो रही है? 0 पर है। देखो यहाँ पे ग्राफ बनेगा फाई एक्स और फाई का, यहाँ पे ग्राफ किसका बनेगा? एक्स और फाई का। जब x 0 है, जब x 0 है यानी रोड यहाँ पर है, तो फ्लक्स कितना है? 0। तो यानी पहला पॉइंट तो ये रहेगा 0 0। जब x बना b, जब x बना b तो फ्लक्स कितना हो गया? मैक्सिमम कितना हो गया? बी एल बी, है ना।
तो जब x बना b तो फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, यानी ये वाला पॉइंट। और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। Yes, sir. ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। क्या है? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब बता सकते हो जरा तुम, b से लेके 2b तक का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा straight line. 2b पर बताओ, 2b पर मैं अगला कोऑर्डिनेट बताओ। 2b पर फ्लक्स कितना है? जब रॉड पहुंच गया 2b पर तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? BLB. इतना ही रहेगा सेम। तो क्या ये होगा? 2b पर भी यही कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 2b, सॉरी हाँ ये रहा 2b, 2b और BLB, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2b और BLB, तो ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, 2b से जब वापिस आएगा तो भी उतना ही रहेगा. तो भी उतना ही रहेगा, तो क्या ऐसे बनेगा? 2b से जब b पर वापिस आएगा तो भी ग्राफ यही रहेगा, और जब b से 0 पर आएगा फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्लक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, है ना। एक्स को टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बी पर पहुंचने पे कितना टाइम लगा? टाइम बी अपॉन बी, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे T1 टाइम लिख सकता हूँ, जो कि है T1 किसके बराबर है? बी अपॉन बी के बराबर। फिर इसको T2 बोल सकता हूँ, T2 है 2b अपॉन बी। फिर यहाँ बोल सकता हूँ 3t, T3 हो जाएगा 3b अपॉन बी। जब वापिस आएगा तो यहाँ पे पहुँच गया वापिस 4b अपॉन बी। दिस इज हाउ फ्लक्स वर्सेस टाइम। क्या मैंने इस तरह का ग्राफ का बनवाया था आपको? मैंने कहा था एक क्वेश्चन आएगा इसका, देखो पीछे देखो आ रहा था, तो मैंने स्लोप का ग्राफ बनवाया था, तो वही ग्राफ आया अभी। है ना, बना लो जल्दी से, फिर अगला ग्राफ बनाएंगे। तुम इसके नीचे ही बनाते जाना सारे ग्राफ, इसी के नीचे मैं तुम दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में कैसे बना रखा है, वैसे ही बनाना। BLB लिख लो जल्दी से। ये कोऑर्डिनेट से आप पहचान सकते हो इसे। तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। टाइम तो जब भी चलता ही रहता है, टाइम को तो आप ले ही सकते हो। बंद कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाने का ट्राई करो इसका। ये लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाना है, और
एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ बनाना है और पावर का ग्राफ बनाना है। ग्राफ एक ही लाइन में बनाना सारे है, तो इसको एक अलग पेज पे लिखना और ग्राफ एक अलग पेज पे बनाना, ठीक है। यहाँ T1 यहाँ T1 यहाँ T1 T2 यहाँ T2 ऐसे ग्राफ बना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब स्पीड कांस्टेंट, हाँ स्पीड सेम रहे तब फॉर्मूला वैलिड। हमारे वाले केस में स्पीड सेम, अगर कहीं स्पीड घटेगी भी तो एक्सटर्नल फोर्स बना देंगे। लिखिए देखो मेरे साथ में नेक्स्ट है ईएमएफ का ग्राफ बनाना है। इंड्यूस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, दो तरीके से ईएमएफ निकाल सकते हैं। एक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, है ना, और दूसरा होता है ईएमएफ BLV। यहाँ पे रोड मूव कर रहा है, दिस रोड इज मूविंग, तो ईएमएफ आएगा BLV। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ पता है हमें, तो फ्लक्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ईएमएफ होगा। यहाँ से यहाँ बताओ 0 से लेके T1 टाइम तक स्लोप है, ये एंगल थीटा है मान लो, तो स्लोप पॉजिटिव है, थीटा एक्यूट एंगल है, स्लोप पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप की वैल्यू भी सेम रहेगी, है ना, स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी, उसकी वैल्यू कुछ रहेगी, कितनी रहेगी, ये रहेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। मतलब d∅/dt की जब कम करोगे तो उसका आंसर ये आएगा, है ना, चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। -d/dt, और यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स की वैल्यू देखो लिखवा रखे मैंने, ऐसे बड़े सूत्र में लिखवा रखा है कि 0 से लेके B तक, ये B था ना, ये 2B था, ये B था, वापस ये 0 था, तो 0 से लेके B तक फ्लक्स की वैल्यू कितने लिखा है, BLX, तो रखो फ्लक्स की वैल्यू रखोगे BLX, E बराबर हो जाएगा -BL, B और L तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ ऑफ द रोड नहीं बदल रहा, टाइम के साथ क्या बदल रहा है, x बदल रहा है टाइम के साथ, dx/dt, और dx/dt क्या है, वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, दिस इज ईएमएफ, और ईएमएफ की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, स्लोप की वैल्यू तो पॉजिटिव है, पर इस स्लोप के बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, कल लिखवाया था नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ
फ्लक्स टाइम ग्राफ, फ्लक्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको नेगेटिव कर दो तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा। नेगेटिव का मतलब वही है कि स्लोप को, मतलब फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाह रहा, इसका मतलब ये है। BLV की वैल्यू आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी। क्यों यहाँ से यहाँ तक आएगी? अगर हम फैराडे लॉ से देखें तो भाई फ्लक्स यहीं से यहाँ तक चेंज हो रहा है B तक, जब तक 0 से लेके B तक जाएंगे फ्लक्स बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने पर ही ईएमएफ आता है, तो इसलिए ये आएगा। अगर हम मोशनल ईएमएफ से देखें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक मौजूद है, और हमने कहा है कि अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो रॉड क्या बन जाती है? सेल बन जाती है, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आता है BLV। तो ये रोड जब तक यहाँ तक मूव करेगी तब तक तो BLV आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएगी अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका सेल भी नहीं बनेगा, सेल भी नहीं बनेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। यहाँ से यहाँ तक 0 आएगा। फैराडे लॉ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक भाई फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स सेम रहेगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये आएगा -BLV। कहाँ से कहाँ तक आएगा -BLV? मैं ही बना देता हूँ, ये ना। तो 0 से लेके B तक फ्लक्स लगातार, ओह सॉरी गलत बना, ठीक है। ये जो ईएमएफ की वैल्यू आई है वो आई है -BLV। तो 0 से लेके B तक, 0 से लेके B तक फ्लक्स बढ़ रहा है लगातार, फ्लक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है BLV, और ये माइनस आया है, माइनस से बताता है फ्लक्स को चेंज नहीं होने दे रखा है। तो ये है ईएमएफ और यहाँ टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू अगर BLV होती, ये होती तो ये होता BLV, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू क्या है? -BLV, तो यहाँ कहीं होगा -BLV। और 0 से लेके B तक ईएमएफ की वैल्यू सेम रहेगी BLV, है ना। B सेम रहेगा, L सेम रहेगा, V सेम रहेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं सेल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा सेम स्पीड से, तो उसके अंदर जो ईएमएफ आएगा वो BLV आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा ग्राफ। क्या मैंने ऐसे ग्राफ बनवाया था पहले भी आपको? BLV का, ईएमएफ का, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ अगला क्या ग्राफ आएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? बोलो, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज हो रहा है? सेम है, कितना है? लिखवा रखा है तुम्हें। यहाँ से यहाँ तक जो फ्लक्स है वो है BLV, है ना। B से लेके 2B तक और 2B से लेके B तक, 2B तक और 2B से लेके B तक फ्लक्स यही है BLV। B भी सेम, L भी सेम, B भी सेम, तीनों सेम है। तो तीनों में कुछ नहीं बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा तो टाइम के साथ कुछ नहीं बदल रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है? चेंज इज 0, चेंज इज 0, तो आंसर इज 0। तो अगले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा ग्राफ ऐसे 0, और B से लेके 2B तक भी सेम 0 ही आएगा। और मोशनल ईएमएफ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जब यहाँ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ बताओ, इंटरेस्टिंग, यहाँ से यहाँ क्या फ्लक्स चेंज होगा जब यहाँ से आएगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, फ्लक्स घटेगा, ठीक है। फ्लक्स घटेगा तो जो d∅/dt यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ये है, स्लोप ऑफ द ग्राफ ये है, ये थीटा की वैल्यू जो है ये 90 से बड़ी है, तो इस बारे में स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा अगर 90 से बड़ा हो तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। और हमारा जो ईएमएफ होता है वो स्लोप का आगे भी नेगेटिव लगा होता है, ये खुद स्लोप है और स्लोप के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। स्लोप अपने आप में नेगेटिव आ रहा है और बाहर एक और नेगेटिव,
स्लोप आ रहा है मान लो -10, बाहर एक नेगेटिव -10 इंटू प्लस, तो यहाँ पर BLB की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस BLB, यानी ये आ जाएगी। ओ सॉरी, यही है ना, यहाँ से आता है। बताओ, तुम बताओ। ये आएगी, BLX नहीं आएगी, BLX तो फ्लक्स है। BLX क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स है BLX, और x नेगेटिव है इस बार। पिछला x ऐसे था, किस डायरेक्शन में था? अरे x ऐसे बढ़ रहा था ना, क्योंकि रोड ऐसे जा रही थी, रोड ऐसे जा रही थी तो x ऐसे बढ़ता जा रहा था। अब क्या हो रहा है? x घट रहा है, तो हम कह सकते हैं इस बार जो फ्लक्स होगा वो होगा BL - x, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो EMF आएगा वो आएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और B और L यूनिफॉर्म है, और dx/dt क्या आ जाएगा? BL dx/dt B, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हो, पहले वेलोसिटी ऑफ रोड ऐसे थी, अब रोड ऐसे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इस वजह से भी EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी? BLB। और मोशनल EMF से कैसे देखोगे? ऐसे, रोड ऐसा है, पहले रोड कैसे जा रही थी? ऐसे। तुम बता सकते हो अगर रोड ऐसे जा रही तो पॉजिटिव किस साइड होगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? रोड बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ घुमा रहे हो उसे। तो जब रोड ऐसे जा रही थी तो क्या EMF का पॉजिटिव ऐसे था, नेगेटिव ऐसे था? जब वापस आएगी रोड, आते 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 जब ऐसे जाएगी रोड तो EMF क्या था? ऐसे था। और जब वापस आएगी रोड तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव आएगा ऐसे। तुम देख रहे हो, पहले पॉजिटिव नीचे की तरफ था जब ऐसे जा रहा था, तो नीचे की तरफ जो पॉजिटिव था उसको हमने -BLB माना था, जब हमने इसको क्या माना था? -BLB। और अब रोड का पॉजिटिव इस तरफ ऊपर की तरफ है, तो हम EMF को क्या मानेंगे? +BLB, इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना है? +BLB, ठीक है। तो ये होगा EMF का ग्राफ। EMF का ग्राफ कैसे लिखोगे? लिख लो ऐसा, EMF पहला, जब x कहाँ से कहाँ तक है, मतलब रोड कहाँ से कहाँ तक है? B से लेके 0 तक, तो EMF आएगा -d∅/dt, EMF आएगा -d/dt BLX, और EMF आएगा -BLV। इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं उससे, मोशनल EMF वाले फॉर्मूले से। फॉर x 2B से लेके B तक EMF फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर रहेगा? BLV के बराबर रहेगा, तो EMF आएगा -d/dt ऑफ BLB, तो EMF आएगा 0। और तीसरा, जब x B से लेके 0 वापस आएगा, x B से लेके 0 वापस आएगा, फ्लक्स रहेगा BL -x, बोल दे -x, क्योंकि x के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो EMF हो जाएगा -d/dt ऑफ BL ऑफ -x, तो EMF हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BLB हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा, और B की वैल्यू सेम रहेगी, L की वैल्यू सेम और V की वैल्यू सेम, इसलिए यूनिफॉर्म BLB बनेगा। साथ बनाते हैं ग्राफ, अलग अलग क्यों बना रहे? जैसे मैं भी तो साथ ही बना रहा हूँ।
उसमें डाल देंगे। अब नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाना, फोर्स का। सेंसिटिविटी से रेट में सेम टू सेम ग्राफ है। नेक्स्ट किसका है, इसका ग्राफ बनाना फोर्स का। फोर्स अभी अभी मैंने निकाला था जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना आया था फोर्स, फोर्स आया था ILB, फोर्स आया था ILB, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितना ही आया था, मैग्नेटिक फोर्स यही आया, हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना। तो फोर्स एक्सटर्नल आएगा, आई की वैल्यू कितनी आई है बताओ, आई की वैल्यू आएगी E अपॉन R, मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पर R है, आई की वैल्यू आएगी E अपॉन R L, और E कितना है BLB इंटू में L इंटू में B, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, याद करो एक्सटर्नल फोर्स ये आया था, चेक कर लो अपना एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ एक्सटर्नल फोर्स है ELB अपॉन R, वैल्यू है ये, E कैसा है, यहाँ से आता है नेगेटिव, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ करेंगे नेगेटिव, यानी अगला जो ग्राफ होगा, बिटा दो ये लिख लिया, यस लिख लिया, फोटो खींच लो। क्लास में हम कोचिंग में थे, तो मैडम पढ़ा रही थी, तो उन्होंने पढ़ा दिया पूरा, बोर्ड पे लिख दिया सब कुछ, एक लड़की फोटो ले रही है उसकी बोर्ड में, मैडम बोर्ड तो समझ आया, अच्छा बोर्ड की फोटो बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोर्स की वैल्यू आएगी E है ना, E से हिसाब क्या आएगी, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इज द रेजिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू आएगी। तो EMF नेगेटिव है क्योंकि फोर्स में EMF लिखा हुआ है, देखो है ना, EF नेगेटिव, EMF नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक्चुअल फोर्स है नहीं, अरे भाई जब तक ये रोड ऐसे मूव कर रहा है, रोड में करंट है, इंड्यूस करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो फ्लक्स को चेंज होने नहीं देना चाह रहा है ना, वो फ्लक्स को क्या नहीं होने देना चाह रहा, चेंज नहीं होने देना चाह रहा। तो जैसे जैसे बाहर आएगा तो क्या बोलते हैं, बाहर लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो फोर्स लगेगा इतना फोर्स लगेगा 0 से लेके B तक। जब B से लेके 2 भी जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा, EMF नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा, तो कोई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो हमें भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, हम चाहेंगे सेम वेलोसिटी से चलता रहे। तो B से लेके 2B के बीच में फ्लक्स कांस्टेंट, EMF 0, तो फोर्स भी क्या आएगा 0, वहाँ रखोगे जब EMF की वैल्यू तो 0 रखोगे, फोर्स भी क्या आ जाएगा 0। फिर जब वापस आएगा तो पहले तो भाई वेलोसिटी ऐसे थी, ऐसे आगे की तरफ, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ, और हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे आगे की तरफ, और यहाँ थी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अरे जब V ऐसे जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए मैग्नेटिक फोर्स पीछे ही तो लगेगा, तो हम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ की तरफ लगाएंगे, आगे की तरफ। इस वाले केस में जब हम वापस आ रहा है यहाँ से आते और जब यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे घटे, वो चेंज होने से रोकता है, कोई घट रहा है तो उस घटने से रोकेगा, घटने से रोकने के लिए मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ आएगा, तो एक्सटर्नल यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर F एक्सटर्नल यहाँ लगाना पड़ेगा, पहले F एक्सटर्नल इस तरफ लगाया, अब F एक्सटर्नल इस तरफ लगाना पड़ेगा, तो अब F एक्सटर्नल की वैल्यू बदलेंगे, जब हम F एक्सटर्नल की वैल्यू अगर हम बदलेंगे, F एक्सटर्नल वैल्यू पहले ऐसे थी अब ऐसे होगी, तो F एक्सटर्नल पहले ये माइनस था
अब हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा इस वाले केस में एफ एक्सटर्नल प्लस, यानी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, है ना। इसकी जल्दी से, है ना। तो इसका मैं यहाँ बना देता हूँ। अच्छा फोटो ले लो एक बार इसका, एफ एक्सटर्नल का, ये रहा एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल और ये एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो इस वाले में। ये एफ एक्सटर्नल है, बताओ शुरुआत में नेगेटिव आएगा, यस सर, तो नेगेटिव आएगा, ऐसा आएगा एफ एक्सटर्नल। और वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये आएगा एफ एक्सटर्नल। यहाँ से यहाँ तक जीरो, यहाँ से यहाँ तक जीरो, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और कितनी वैल्यू हो जाएगी, प्लस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। देखो ले लो फोटो, ले लो इसको, देख लो सोचो। ठीक है, लास्ट जो बचेगा, लास्ट क्या है, पावर, पावर आउटपुट, यानी जो एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में हमें पावर मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, उसका ग्राफ। तो पावर का ग्राफ क्या होता था, पावर का ग्राफ आएगा, पावर याद करो, पावर का फॉर्मूला होता था आई स्क्वायर आर, और आई कितना है, या फिर बी स्क्वायर बाय आर, ये वाला ले लो। वी क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर है। तो यहाँ पर मिलेगी पावर, पहले वाले केस में पावर, इलेक्ट्रिक पावर, मैं एक्सटर्नल पावर की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर पावर नहीं मिलेगी इस वाले केस में, क्योंकि ईएमएफ क्या है, जीरो, तो पावर भी क्या आ जाएगी, जीरो, इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी जीरो। और इस वाले केस में आपको पावर मिलेगी फिर से, इलेक्ट्रिक पावर आपको फिर से मिलेगी, वो आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, पावर का फॉर्मूला, हाँ, अपॉन आर, ये पावर मिलेगी। देखो चाहे करंट ऐसे घूम के जाए, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है, चाहे करंट ऐसे घूम के जाए तो भी हमें एनर्जी मिलेगी, रेजिस्टेंस बल्ब जलेगा, चाहे करंट ऐसे घूम के आए तो भी बल्ब जलेगा, बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट ऐसे आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, तो वो तो एनर्जी खाएगा, है ना। 10 जूल एनर्जी खाएगा, 50 जूल एनर्जी खाएगा, 100 वॉट का है तो 100 जूल एनर्जी खाएगा पर सेकेंड, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। तो इसमें दोनों ही केस में जो पावर का ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ ही बनेगा, तो पावर का ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ ही बनेगा, यानी कुछ ऐसे सामने, मतलब ऊपर ही बनेगा, जैसे ये पावर का ग्राफ है तो यही बनेगा यहाँ पे, और ये वाला भी यही पे। वैल्यू कितनी रहेगी पावर की, ये आ जाएगी यहाँ पर। अगर पावर का ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये नहीं रहेगा, दोनों बार, दोनों ही केस में इतना बनेगा, और दोनों ग्राफ ऊपर की तरफ बनेंगे, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। हमें तो एनर्जी मिल रही है, ऐसे थोड़ी 10 जूल एनर्जी मिल रही है फिर -10 जूल, -10 जूल का मतलब होता है एनर्जी चली गई, जा थोड़ी रही है, मिल ही रही है लगातार। यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई करंट मिल ही नहीं रहा, चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे फ्लक्स घटे, एनर्जी तो मिलेगी, ठीक है। वो मैकेनिक हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, उसमें एनर्जी मिल रही है। तो बस ये था ये पूरा कंसेप्ट